अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके। एनएमआर का जो हमने अभी तक कंटेंट कवर किया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? ओके। सो अज्यूमिंग कि आप लोगों को जो पिछला लेक्चर है उसमें तमाम चीजें क्लियर हैं, तो हमने प्रीवियसली ये चीज कवर की है कि एनएमआर के अंदर एक्चुअली प्रोटॉन्स के साथ हो क्या रहा होता है और किस तरह से एनएमआर का सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा होता है, और जो सिग्नल रिकॉर्ड कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो क्या क्या करते हैं। अब हमें ये प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन भी समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें ये समझना है कि जो हमारे पास उससे डाटा आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो किस फॉर्म में आ रहा है। तो जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आता है स्पेक्ट्रा की फॉर्म में। तो मैंने कल भी आपको एक प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा दिखाया था, और अभी भी मैंने एक स्पेक्ट्रा अपने पास ओपन किया हुआ है। ये एक सिंप्लीफाइड कोरिलेशन चार्ट है फॉर प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज। यानी कि अगर आपको याद होगा तो आपने आईआर के अंदर एक कोरिलेशन चार्ट देखा था, जिसके अंदर उसने आपको ये बताया था कि कौन से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो कैसी आईआर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करते हैं। उसका जो सिग्नल आता है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है, मीडियम होता है या वीक होता है, और वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर अपियर हो रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो केमिकल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है एनएमआर का, उसमें आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर केमिकल शिफ्ट होती है। केमिकल शिफ्ट क्या है? केमिकल शिफ्ट एक वैल्यू है जिस जो रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी प्रोटॉन ने कितनी एनएम रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है। जो शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो अपफील्ड में अपेयर होते हैं 0 से लेकर 5 तक की रेंज में। और जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो 6 से लेकर ऑनवर्ड्स आपके पास नजर आते हैं, और डाउन फील्ड इसको हम कहते हैं। ठीक है। ये आपके पास एक इस कोरिलेशन चार्ट के अंदर एक जनरली आपको एडवाइस किया हुआ है कि अगर क्लोरीन के साथ मौजूद कोई हाइड्रोजन होगा तो वो ऑब्वियसली बहुत डी शील्डेड होगा, क्योंकि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, क्लोरीन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसने ले लिए होंगे, तो ये यहाँ पे आपके पास इस पोजीशन पे अपेयर होगा। तो ये एक जनरल आपके पास कोरिलेशन चार्ट है। इसको हम एज सच यूज नहीं करते इंटरप्रिटेशन के अंदर, सिर्फ हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई कंफर्मेशन करनी होती है स्ट्रक्चर की। ठीक है। अच्छा। अब हमें स्पेक्ट्रा के अंदर देखना क्या क्या है। हमारे पास एनएमआर के स्पेक्ट्रा में डिफरेंट पीक्स ऑब्जर्व होती हैं। अच्छा, मीनवाइल आप लोग ये कीजिएगा कि अपने फुल नेम्स और सीएमएस आईडीज जो हैं वो चैट के अंदर लिख के भेज दें, ताकि मेरे पास अटेंडेंस मार्क हो जाए आपकी। और प्लीज मुझे बाद में मैसेज करके मत कहिएगा कि हमने अटेंडेंस मार्क नहीं की थी, क्योंकि अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास, 40-45 मिनट्स, इसमें आप आराम से अपनी जो है वो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। अब हमें एनएमआर के स्पेक्ट्रा के अंदर देखना क्या क्या है। हमें एनएमआर के स्पेक्ट्रा के अंदर सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये देखना है कि इसकी कितनी पीक्स आएंगी। नंबर ऑफ पीक्स हमें पता चलती हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स से। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स आर दोज दैट आर इन द सेम केमिकल एनवायरनमेंट एंड गिव सेम एनएमआर सिग्नल। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम मीथेन को देखें, मीथेन के ऊपर 4 हाइड्रोजन अटैच है। जब हम मीथेन का एनएमआर स्पेक्ट्रा रन करते हैं तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पीक नजर आती है। ऑल्दो यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं, लेकिन जो आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा उस पर सिर्फ एक पीक आती है। उसका रीजन ये है कि ये जो चारों हाइड्रोजन हैं ये चारों एक ही तरह के हाइड्रोजन हैं, इनकी नेबरिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन होते हैं जिनकी नेबरिंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम हो। मोस्टली वो एक ही कार्बन पे अटैच होते हैं या वो सिमेट्रिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले अगर हम हाइड्रोजन्स को देखें तो ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है? ये सी एच थ्री का पार्ट है। ठीक है। और ये कार्बन CH3 के साथ अटैच है। इसी तरह से ये वाले हाइड्रोजन का अगर आप देखें तो ये CH3 का पार्ट है और ये कार्बन CH3 के साथ अटैच है। तो ये वाले जो 6 के 6 हाइड्रोजन्स हैं इन सब की इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। दीज आर कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा। इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के बारे में
सेम कार्बन पे होंगे तो मोस्टली वो इक्विवेलेंट कंसिडर होते हैं। सिमेट्री अगर होगी तब भी इक्विवेलेंट कंसिडर होते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा है कि मीथेन में भी और इथेन में भी यहाँ पे सेम कार्बन पे अटैच होने की वजह से इक्विवेलेंट है, यहाँ पे सिमेट्री की वजह से इक्विवेलेंट है। देन डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट सिग्नल्स को जनरेट करती है। अब अगर आप यहाँ पे प्रोपेन को देखें तो प्रोपेन में आपके पास क्या है, ये तीन हाइड्रोजन है जो कि CH3 का पार्ट है, ठीक है, और ये कार्बन CH2 के साथ अटैच है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को देखें, ये CH3 का पार्ट है और ये वाला कार्बन CH2 के साथ अटैच है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन जो है इनकी एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को देखें तो ये CH2 का पार्ट है, ठीक है, एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गई, टाइप ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया। उसके अलावा ये जो कार्बन है ये दोनों तरफ से कार्बन के साथ बॉन्डेड है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से बॉन्डिंग थी कार्बन के साथ। तो ये जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है उसकी वजह से ये 6 हाइड्रोजन्स तो एक ही पीक देंगे, लेकिन ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये अलग पीक देंगे, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन की पीक सेम होगी लेकिन इनसे डिफरेंट होगी जो CH3 वाले हाइड्रोजन्स हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम स्पेक्ट्रा, बेसिकली हम इसको समझें कि हम उल्टा इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम बजाय स्पेक्ट्रा सॉल्व करने के हम ये सीख रहे हैं कि स्पेक्ट्रा प्रिडिक्ट कैसे करते हैं NMR का, ठीक है। नॉर्मली जो स्पेक्ट्रा सॉल्विंग होती है वो हमारे पास अननोन कंपाउंड्स के लिए होती है। तब भी हमारे पास एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर मौजूद होता है। हम पहले ये देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी पीक्स एक्सपेक्टेड हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने NMR को कंफर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। NMR का जो स्पेक्ट्रा होता है वो मोस्टली कंफर्मेशन के लिए यूज हो रहा होता है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि साथ साथ कि हमें किसी भी हाइड्रोजन के बारे में, किसी भी कार्बन के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसमें कितने हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, उसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमें पूरे कंपाउंड का एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर पता चल जाता है। अगर हमारे पास IR का भी डेटा हो, NMR का भी डेटा हो, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का भी डेटा हो, तो इसके अकॉर्डिंगली हम पूरे कंपाउंड का फाइनल स्ट्रक्चर इजीली बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक टेक्निक की बेसिस पे आप सब कुछ नहीं बता सकते। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की तमाम इंफॉर्मेशन होगी तो उसके बाद आप किसी स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन करते हैं। अभी के लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मैं आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर को देख के आप ये बता सकें कि उसमें कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, NMR की कितनी पीक्स आएंगी, ठीक है। वो पीक्स का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से वो स्प्लिट होंगी, अभी हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। अभी तक आप सिर्फ फोकस करें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स के ऊपर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, क्योंकि चैट में आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुझसे कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, तो आप लोग प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ओके। सो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। ये आपके पास एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है। इसको अगर आप देखें तो आपके पास ये वाले जो तीन हाइड्रोजन्स हैं ये आपको सेम पीक देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम कार्बन पे अटैच हैं। ये तीनों कैसे हाइड्रोजन्स हैं, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। उसके बाद ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ये अगेन आपको सेम पीक देंगे। जो फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोजन होता है वो आमतौर पे बिल्कुल सेपरेट ही अपनी पीक देता है और वो आमतौर पे अपने नेबर्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो जनरली आपके पास इस इथेनॉल के लिए कितनी पीक्स आ जाएंगी, 1 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आ गया आपके पास 3। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके पास प्रोपाइल की, आइसोप्रोपाइल की, ठीक है। अच्छा, आइसोप्रोपाइल के अंदर अच्छा यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें। मैंने इसको कहा है आइसोप्रोपाइल, जबकि अगर आप कार्बन देखें तो आपको यहाँ पे 4 कार्बन नजर आ रहे होंगे। जो ग्रीन वाला कार्बन है ना, ये एक्चुअली इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पोर्शन की जो कि ब्लैक और ग्रे में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास CH3 है, फिर आपके पास CH है, उसके बाद आपके पास अगेन CH3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास
CH3 जो ये वाला है ये CH से अटैच है, जो ये वाला CH3 है ये भी किससे अटैच है, CH से अटैच है। तो ये 6 हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट है, ये एक सिग्नल देंगे आपको। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट है इन तमाम हाइड्रोजन से, तो ये आपको डिफरेंट सिग्नल देगा। तो टोटल आपके पास दो तरह के हाइड्रोजन हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स भी कितने होंगे, दो होंगे। फिर जो पीक हमारे पास नजर आती है, वो पीक हमें सिंगल नजर नहीं आती। जो मैंने आपको कल एक NMR का स्पेक्ट्रा दिखाया था, उसको भी अगर आप देखें क्लोजली, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जो पीक्स हैं ये ब्रेक हो रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पीक ब्रेक हो रही है, एक सिंगल पीक अपेयर नहीं हो रही। इसका रीजन ये होता है कि जो स्प्लिटिंग होती है वो अफेक्ट होती है नेबरिंग हाइड्रोजन्स की वजह से। अब नेबरिंग हाइड्रोजन की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है, इसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम कहते हैं N+1 रूल। नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी, जितने भी नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन्स हैं और उसमें हम +1 कर देते हैं, दैट विल टेल यू कि इसकी जो पीक है वो इतने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रही है। सिर्फ एडजेसेंट कार्बन्स को देखेंगे, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं देखते। और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स है वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम दोबारा इस एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं, तो ये वाले जो हाइड्रोजन्स है ये तो सब इक्विवेलेंट है। इनके बेशक नेबरिंग में हाइड्रोजन है, लेकिन ये सब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एक दूसरे की पीक स्प्लिट नहीं करते। तो यहाँ पे नीचे वाली दोनों एग्जाम्पल्स में पीक स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब इस वाले हाइड्रोजन को देखते हैं, इसका जो नेबरिंग कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू N+1 रूल क्या होगा, 2+1 3। तो इसकी जो पीक ऑब्जर्व होगी CH3 की, इट विल बी अ ट्रिपलेट। ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके नेबरिंग कार्बन पे, अब इसके नेबर में दो कार्बन है, हम दोनों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नेबरिंग हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 6 हो गए। बिकॉज ऑफ दीज नेबरिंग हाइड्रोजन्स, इसकी जो पीक स्प्लिट होगी वो 7 में स्प्लिट होगी, क्योंकि 6 इसके नेबरिंग हाइड्रोजन है, N+1 के अकॉर्डिंगली 7 हो जाएगा। और फिर आपके पास जो पीक ऑब्जर्व होगी दैट विल बी अ सेप्टेट। ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी तक स्पेक्ट्रा के अंदर क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना सीखी। पहली चीज, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन विच विल टेल अस द नंबर ऑफ सिग्नल्स। दूसरी चीज कि जो स्प्लिटिंग होगी पीक की बिकॉज ऑफ द नेबरिंग हाइड्रोजन, वो कैसे होगी। अगेन हम इसके ऊपर जाते हैं। तो NMR के स्पेक्ट्रा को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपके पास क्या क्या स्टेप है, कि सबसे पहले आप डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स फाइंड आउट करेंगे, उनके नेबर्स को काउंट करेंगे, N+1 रूल अप्लाई करेंगे, और साथ में आप बता देंगे कि इसके इतने नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं और इसका स्प्लिटिंग पैटर्न ये है। ठीक है। स्प्लिटिंग पैटर्न के बाद हम आगे पीक इंटेंसिटी की भी बात करेंगे, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी जब हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है। अभी तक के लिए आपके पास ये दो चीजें हैं जो आपको फाइंड आउट करनी है। काफी सारी एग्जांपल्स मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट की हुई थी, उसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मीथेन। अभी भी हमने इसको डिस्कस किया था कि चारों हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, चार पीक्स नहीं आएंगी, चारों एक जैसे हाइड्रोजन है, एक ही सिग्नल ऑब्जर्व होगा, कोई नेबर नहीं है, कोई स्प्लिटिंग भी नहीं होगी। जो पीक आएगी इसको हम कहेंगे सिंगलेट। क्लास आपको ये समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रा के बारे में जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने पे फोकस है सबका। मिस ये वाला दोबारा से रिपीट कर दें, ये जो कौन, काउंटिंग आप बता रही थी। काउंटिंग जो बता रही थी, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की काउंटिंग बता दूं या नेबरिंग हाइड्रोजन की काउंटिंग बता दूं। एन N+1 रूल वाला ना, वो कैसे काउंट करना है पीक्स, वो नहीं समझ आया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स के ऊपर इसको रिपीट कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास इथेन की। इथेन के अंदर भी हमारे पास 1 2 3 CH3 है, अटैच है CH3 के साथ। 1 2 3 CH3 है, अटैच है CH3 के साथ। इसका मतलब क्या है कि ये जो 6 हाइड्रोजन्स हैं इनकी इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, सेम हाइड्रोजन्स है, एक ही सिग्नल ऑब्जर्व होगा। और क्योंकि सबके सब इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, कोई नेबर नहीं है, तो स्प्लिटिंग भी नजर नहीं आएगी, सिंगलेट पीक पेयर होगी। फिर हम आ जाते हैं प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन में अभी अभी आपको मैंने दोबारा बताया था कि प्रोपेन के अंदर जो CH3 और CH3 है ये दोनों बिल्कुल सेम है। इनके नेबर में क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो इनकी जो पीक आएगी 2+1 के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, 3 आ जाएगी। तो CH3 की पीक कैसी है,
CH3 की पीक जो है वो दो नेबर्स की वजह से स्प्लिट होके ट्रिपलेट में स्प्लिट हो रही है। और जो CH2 है उसके नेबर में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इसकी जो पीक है वो आएगी सेप्टेट, जिसको हम सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लेट कहते हैं। सिर्फ हम सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट और क्वार्टेट तक उसको मेंशन करते हैं, उसके बाद की जो पीक्स हैं उसको हम मल्टीप्लेट ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है इथेनॉल की एग्जाम्पल है। इथेनॉल की एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास तीन तरह का सिग्नल ऑब्जर्व हो रहा है, एक CH3 का, एक CH2 का और एक OH का, ठीक है। CH3 के जो नेबर में है वो दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 + 1 3। तो CH3 की पीक कितनी ब्रेक होगी, ट्रिपलेट में ब्रेक होगी। देन वी हैव द CH2। CH2 के नेबरिंग में तीन हाइड्रोजन मौजूद है, ये वाला हाइड्रोजन हम काउंट इसलिए नहीं कर रहे कि फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन है, उसको हम सेपरेटली डील करते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, तो आपके पास जो पीक ऑब्जर्व होगी वो कैसी होगी, क्वार्टेट इन नेचर होगी, चार में ब्रेक हुई भी होगी। देन OH, ये आपको सिंगल पीक देगा, ये अपने नेबरिंग हाइड्रोजन को भी अफेक्ट नहीं करता और खुद भी उनसे अफेक्ट नहीं होता। देन वी हैव आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें आपके पास ये वाले हाइड्रोजन्स और ये वाले हाइड्रोजन्स जो है वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, इनके नेबरिंग में सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो इनकी जो पीक स्प्लिट होगी N+1 के अकॉर्डिंगली, नेबरिंग हाइड्रोजन जस्ट वन है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये जो छह हाइड्रोजन है इनकी पीक कैसी आएगी, डबलेट पीक आएगी। और ये जो एक हाइड्रोजन है इसके नेबर्स में क्योंकि 6 हाइड्रोजन हैं, तो इनकी पीक कैसी आएगी, सेप्टेट आएगी, या इसको हम मल्टीप्लेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल के अंदर, अच्छा अगेन यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम ब्यूटेन की बात नहीं कर रहे। ब्यूटेन अगर होता तो तब इसका ये वाला स्ट्रक्चर होता, लेकिन ब्यूटाइल के लिए हम इसका एक H रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ब्यूटाइल की जब हम बात करते हैं तो ब्यूटाइल के अंदर एक कार्बन है और उसके ऊपर तीन CH3 अटैच्ड है। क्योंकि तीनों CH3 की इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, तीनों CH3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो 9 के 9 हाइड्रोजन है इन सब की एक ही सिंगल पीक अपेयर होगी। और इस पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तब तो इनकी डबलेट पीक ऑब्जर्व होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ और, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन से ही अटैच हो जाता है जाके, तो ये इसकी पीक जो है वो सिंगलेट पीक आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोरोइथेन के ऊपर। क्लोरोइथेन के अंदर दो कार्बन एटम्स हैं, एक के ऊपर दो हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, और एक के ऊपर तीनों हाइड्रोजन है। इसका मतलब है ये जो CH3 है ये CH2 है, तो यहाँ पे आपके पास CH3 की पीक अलग आएगी, CH2 की पीक अलग आएगी। CH3 की जो पीक आएगी इसके नेबर वाले कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन हैं, तो 2 + 1 3 हो गया, CH3 की पीक ट्रिपलेट आ जाएगी। जो CH2 वाले हाइड्रोजन्स हैं उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन्स हैं, तो आप N+1 के अकॉर्डिंगली इसकी क्वार्टेट पिक आएगी। आप समझ में आ गया आपको जो नेबरिंग हाइड्रोजन्स में काउंट कर रही थी। नहीं, अभी भी नहीं आया था क्लियरली। ओके, नेबरिंग हाइड्रोजन्स जो हैं, हम फॉर एग्जांपल हम क्लोरोइथेन को ही दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्लोरोइथेन के पास हम सबसे पहले बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, C2 वाले, ठीक है। C2 के ऊपर तीन हाइड्रोजन्स हैं, जो सेम कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, ये चीज क्लियर है। जी, ये वाली तो क्लियर है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो CH3 की पीक है ये कितने फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होगी, उसके लिए हमें इसके नेबर को देखना पड़ेगा। ये जो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है, अब उसके नेबर पे देखते हैं कितने हाइड्रोजन्स हैं। इस नेबर कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2। 2 हैं। N+1 रूल क्या कहता है कि N नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन +1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो CH3 है इसकी जो पीक हमें नजर आएगी वो तीन कंपोनेंट्स में, तीन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुई भी होगी, जिसको हम ट्रिपलेट पीक का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम C1 को देखते हैं, C1 क्या है, CH2 है, ठीक है। इसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन हैं, 3। 3 है। N+1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। तो इसकी जो पीक है CH2 की वो कितने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगी,
4 फ्रेगमेंट्स में, जिसको हम क्वार्टेट पीक का नाम देते हैं। अब समझ में आया? जी अब आ गया। ओके। देन वी हैव एसीटोन। एसीटोन में भी अगेन कार्बोनाइल कार्बन के साथ दोनों CH3 अटैच है, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, इनकी एक ही पीक ऑब्जर्व होती है। देन वी हैव 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर 3 तरह के सिग्नल ऑब्जर्व होंगे। ये वाला कार्बन, सॉरी, ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो ब्रोमीन से अटैच है। ठीक है, CH2 है लेकिन ब्रोमीन से अटैच है। अब ये वाला जो CH2 है, ये दोनों तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, तो इन दोनों की जो इन्वायरमेंट है, हालांकि दोनों CH2 है, लेकिन दोनों की इन्वायरमेंट जो है वो नेबरिंग एटम की वजह से डिफरेंट हो गई है। देन दिस वन इज द CH3, ये तो है ही डिफरेंट। तो आपके पास टोटल 3 सिग्नल्स ऑब्जर्व होंगे। CH3 के नेबरिंग कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो इसकी ट्रिपलेट ऑब्जर्व होगी। जो बीच वाला CH2 है उसमें 1 2 3 4 5, टोटल 5 आपके पास हाइड्रोजन है नेबरिंग पे। तो आपके पास जो पीक ऑब्जर्व होगी वो होगी क्विंटेट, लेकिन आप उसको मल्टीप्लेट भी कह सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि क्वार्टेट से ऑनवर्ड्स आप मल्टीप्लेट कह सकते हैं। उसके बाद जो CH2 ब्रोमीन से अटैच है, उसको अगर आप देखें तो उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो दिस विल बी अ ट्रिपलेट पीक अगेन। फिर आ जाता है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसका भी आपको एक ही सिग्नल ऑब्जर्व होता है। अब हमने ये देख लिया कि इस NMR के स्पेक्ट्रा के अंदर हम नंबर ऑफ पीक्स और स्प्लिटिंग पैटर्न किस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि जब आप पीक्स को देखते हैं तो पीक आपके पास सेम साइज की अपेयर नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये दोनों पीक ऑलमोस्ट सेम साइज की हैं, ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम साइज की हैं, लेकिन ये वाली जो पीक्स हैं, ऑल्दो दीज आर स्प्लिट पीक्स, लेकिन उसके बावजूद ये आपको अलग अलग साइज की नजर आ रही हैं। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब हमारे पास स्प्लिटिंग होती है तो वो स्प्लिटिंग हमें अच्छा, और पीक हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीक हाइट के अकॉर्डिंगली हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ये कितने हाइड्रोजन्स की पीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फ्रेगमेंटेड पैटर्न, हमारे पास फ्रेगमेंट पैटर्न को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है उसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? ये हमें ये बताता है कि अगर सिंगलेट है तो वो तो एक सिंगल साइज की होगी। जो डबलेट है उसकी दोनों पीक्स बिल्कुल सेम साइज की होंगी। जो ट्रिपलेट है उसकी बीच वाली पीक डबल साइज की होगी और साइडों वाली पीक जो है वो दोनों स्मॉलर होंगी। इसी तरह से जो क्वार्टेट है उसकी बीच वाली दोनों पीक्स बड़ी होंगी और साइडों वाली दोनों पीक्स छोटी होंगी। ठीक है, और कितनी छोटी होंगी? 1:3 का इसका रेशो होगा। ठीक है। अच्छा, क्विंटेट जो है उसमें बीच वाली पीक सबसे बड़ी होगी, 6 साइज की होगी। उसके साइडों वाली दोनों पीक्स 4 साइज की होंगी और उसके बाद जो उसकी बाहर वाली पीक्स हैं वो 1 1 साइज की होंगी। तो ये हमारे पास ये जो पास्कल्स ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है। आपको देखने में लग रहा है कि इतने सारे नंबर्स हैं, इनको हम कैसे याद रखें? इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है कि जब भी आपको पीक इंटेंसिटीज लिखनी हो तो आप पहले साइड पे एक पास्कल्स ट्रायंगल बना लें। बनाने का तरीका ये है कि सबसे टॉप पे आ गया 1। स्टार्ट भी हम 1 से करते हैं, एंड भी हम 1 से करते हैं। अब यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे सिर्फ 1 ही था, तो अब हमारे पास और कोई नंबर है ही नहीं, तो दोबारा हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पर आए, स्टार्ट विद 1, 1 + 1 2। अब दोबारा नंबर्स खत्म हो गए, एंड विद 1। दोबारा स्टार्ट विद 1, 1 + 2 3, 2 + 1 3। अगेन हमारे पास सब नंबर खत्म हो गए, एंड विद 1। Start with 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, then again end with 1। फिर दोबारा हमने इसको एडअप स्टार्ट विद 1 किया, फिर एडअप करना स्टार्ट किया, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। अगेन नंबर्स खत्म हो गए, एंड विद 1। फिर 1, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, अगेन एंड विद 1। तो ये पास्कल ट्रायंगल को लिखने का तरीका है। एक दफा आप लिख लें, उसके बाद आप सारे स्पेक्ट्रा की जो है वो पीक इंटेंसिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आपके पास एक समराइज करके भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि डबलेट है तो उसकी पीक्स का रेशियो क्या होगा, ट्रिपलेट है तो क्या रेशियो होगा, क्वार्टेट है तो क्या होगा, क्विंटेट है तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद
आ जाता है आपके पास कपलिंग कांस्टेंट। अच्छा, कपलिंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? कपलिंग हम किसे कह रहे हैं? ये जो मैंने आपको अभी पीक सिखाई थी ना, कि ये पीक्स स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है। ये आपके पास एक पीक है जो कि स्प्लिट हो रही है चार फ्रेगमेंट्स के अंदर, यानी कि ये क्या है? क्वार्टेट है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चारों क्वार्टेट का पार्ट है या फिर ये चारों अलग अलग पीक्स हैं? उसके लिए हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट होता है। कपलिंग कांस्टेंट वो डिस्टेंस है दोनों पीक्स के बीच में, जो कि कांस्टेंट हर जगह पे कांस्टेंट आ रहा होता है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा है उसके ऊपर पीपीएम के अंदर रिपोर्टेड वैल्यूज आ रही हैं, और कपलिंग कांस्टेंट हर्ट्ज में आता है। कपलिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम दो पीक्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी के साथ। इससे ये फायदा होता है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड करती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, लेकिन जो कपलिंग कांस्टेंट है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आप उसमें इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करके उसको जितनी ज़्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट की कहते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो केमिकल शिफ्ट है वो उतना ही लेस होगा। तो जब आप लेस को बिगर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो चाहे आपने 100 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो, चाहे आपने 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो, चाहे आपने 150 का यूज़ किया हो, किसी भी सिचुएशन में आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हो, आपके पास कपलिंग कांस्टेंट जो है वो हमेशा सेम आता है। तो अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। अब फायदा क्या है इसका? ये हमें इस कंफर्मेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों पीक्स के बीच में है 7 हर्ट्ज का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों पीक्स के बीच में भी 7 हर्ट्ज का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है? कि ये पीक्स आपस में कपल्ड है। अगर ये डिफरेंस चेंज हो जाता तो इसका मतलब क्या होता है? कि ये कपलिंग यहाँ पे नहीं हुई भी, बल्कि ये सेपरेट पीक्स हैं। हर प्रोटॉन की एक अलग पीक आ रही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम कपलिंग कांस्टेंट को चेक करते हैं। या आपको अभी इस लेवल पे कपलिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन नहीं करनी है, जस्ट कि मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताई है कि आपको एटलीस्ट एक रफ आइडिया हो कि जे कांस्टेंट या जे वैल्यू या कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है। सो ओवरऑल आपने एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज आप करेंगे उसकी सिग्नल की प्रिडिक्शन, कि कितने सिग्नल अपेयर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज आप करेंगे, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ उसको, पीक इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले करेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं। जितने भी हाइड्रोजन मौजूद होंगे उतनी ही तरह की आपको पीक्स ऑब्जर्व होंगी। फिर उनके नेबर्स काउंट करें, N+1 रूल अप्लाई करें, और क्या क्या तीन चीजें प्रेडिक्ट करेंगे: नंबर ऑफ सिग्नल्स, स्प्लिटिंग पैटर्न और पीक इंटेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर ये वाली एग्जाम्पल है, आपने जो रिजल्ट लिखना है वो इसी तरह से लिखना है कि टोटल सिग्नल्स कौन कौन से आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, किन किन के आ रहे हैं ये मेंशन करेंगे। स्प्लिटिंग स्प्लिट बाय टू नेबर्स ट्रिपलेट आएगी, और यहीं पे आके एरो बना के ट्रिपलेट का 1:2:1 लिख देंगे। फिर इसी तरह से सी एच, अच्छा, क्वार्टेट तक आप लिखें वैल्यूज, उसके बाद बेशक आप ना लिखें, दैट्स एक्सेप्टेबल, लेकिन क्वार्टेट तक की वैल्यूज आप पीक इंटेंसिटीज की लिखेंगे। सो ये वाली जो प्रेजेंटेशन है ये मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ, आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी, क्लास में ही दूंगी, और आपको आंसर करने होंगे उस कितनी जो है वो उसके अंदर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कि सिग्नल कितने आ रहे हैं और स्प्लिटिंग कैसे हो रही है और पीक इंटेंसिटी क्या है। रैंडमली किसी का भी नाम लेके पूछूंगी, अगर नाम लेके पूछने पे आंसर नहीं आएगा तो वो बच्चा क्लास में एब्सेंट कंसिडर होगा। और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें क्योंकि क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर ली है? ओके, थैंक यू क्लास।